नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण में पद परिचय के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पद परिचय में मैंने जैसे कि आप देख रहे होंगे संज्ञा, तो पद परिचय में हमें अनेक जो इसके आवश्यक पहलू हैं उनकी जानकारी पहले प्राप्त करनी पड़ेगी। तो आज हम शुरुआत संज्ञा से करेंगे। सबसे पहले पद परिचय, उसकी परिभाषा जान लें बच्चों। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द वही पद कहलाते हैं और इन पदों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग मतलब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, वचन एक वचन है या बहुवचन, कारक बच्चों आपने कक्षा 8 में पढ़े थे और कक्षा 9वीं में समास में आपको विस्तार से पढ़ाया गया था, तो वही कारक की बात हो रही है। तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। दूसरे शब्दों में वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। हाँ बच्चों, थोड़े से इसके जो आवश्यक पहलू हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए पद परिचय देने के लिए, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। पद परिचय के लिए पदों के निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देना अपेक्षित होता है। जैसे मान लो अपने पहचान की वाक्य में कि संज्ञा है, तो संज्ञा में आपको बताना है कौन सा भेद है संज्ञा का, लिंग क्या है, उसमें वचन क्या है, कारक क्या है और क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है, तभी उस शब्द का वो पद परिचय होगा। दूसरा सर्वनाम, उसमें भी आपको पहले बताना पड़ेगा। अगर वो शब्द सर्वनाम है जिस पद का परिचय दे रहे हैं, जिस शब्द का आप परिचय दे रहे हैं, तो आपको बताना है उसका भेद कौन सा है, वो पुरुष क्या है, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है। अगर आपने पहचाना कि वो विशेषण है, तो विशेषण का कौन सा भेद है वो आपको लिखना पड़ेगा बच्चों। फिर लिंग, वचन, विशेषण में क्या होता है बच्चों, विशेष्य और प्रविशेषण का उल्लेख। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। जैसे बहुत सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषण, और बहुत क्या है, उसकी भी विशेषता बता रहा है, तो वो क्या हो गया, प्रविशेषण। अगला क्रिया कौन सी है, अकर्मक है या सकर्मक है, उसमें लिंग आपको बताना पड़ेगा, वचन है, काल मतलब वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्यत काल, वाच्य जैसे कि आपने व्याकरण में पढ़ लिया बच्चों कि कर्तरीवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, पुरुष धातु। अगला है क्रिया विशेषण, उसमें भी आपको भेद बताने पड़ेगा, इसमें कौन सा भेद है, जिस क्रिया की विशेषता बताई गई हो उसके बारे में निर्देश। अगला समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक बच्चों, ये सब क्या है, अव्यय क्या है, अविकारी शब्द। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या है, विकारी शब्द। समुच्चय बोधक में आपको भेद बताना पड़ेगा। समुच्चय बोधक आपको विस्तार से पढ़ाया था रचना के तहत, जब वाक्य भेद हमने किए थे। भेद क्या है उसमें, व्यधिकरण और समानाधिकरण। संयुक्त शब्दों या वाक्यांशों का उसमें उल्लेख आपको लिखना पड़ेगा। अव्यय में आपको 2 ही चीज़ें लिखनी हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में आपको कम से कम 4, लेकिन अव्यय में 2। एक भेद कौन सा है और उसकी क्या विशेषता बताई जा रही है, उसका क्या संबंध है दूसरे वाक्य के साथ। संबंध बोधक में भी आपको भेद और वाक्यांशों से जो संबंध बताया जा रहा है उसका निर्देश। विस्मयादि बोधक में बच्चों आपको जो मनोभाव उसके माध्यम से प्रकट हो रहा है, हर्ष का भाव है तो आप लिखेंगे हर्ष का भाव, शोक का है तो शोक, तिरस्कार का है तो तिरस्कार, घृणा का है तो घृणा का भाव, ये आपको उसमें
लिखना पड़ेगा। ये आपको विस्तार से अच्छी तरह बाद में बताएंगे। पहले जो इसमें कुछ चीज़ें जो आपको जाननी है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया और अव्यय के बारे में, उसके बारे में पहले बताऊंगी। उससे आपको पद परिचय समझने में आसानी होगी। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं संज्ञा से। पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसे तो संज्ञा बच्चों आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ा इसके बारे में आपको और इसकी पुनरावृत्ति करना आवश्यक है। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। पहला व्यक्तिवाचक, इसकी परिभाषा आप समझेंगे। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष का नाम हो गया, कोई भी नाम है, संजय है, हामिद है, सिमरन है या गीता। उसी प्रकार से भवनों के नाम है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, हवा महल। कोई भी नाम। शहर के नाम बच्चों, देहरादून हो गया, चंडीगढ़ है, कोलकाता है, पटना आदि। उसी प्रकार देशों के नाम, भारत है, जापान है, अमेरिका, इंग्लैंड आदि। पर्वतों के नाम हो गए हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी। नदियों के नाम है गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि। पुस्तकों के नाम रामचरितमानस, गोदान, रंगभूमि, महाभारत आदि। दूसरा हमारा भेद है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध न कराकर उनकी पूरी जाति का बोध करवाए तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी हो गया, गाय है, बकरी है, आदमी है, युवती। वस्तु सब्जी, दाल, ताला, चौक आदि। स्थान हो गया बच्चों, गांव है, शहर है, किसी गांव का नाम है या शहर का नाम है तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। लेकिन जब सब पूरे गांव की बात आ रही है, शहर की बात आ रही है, बाजार, पर्वत, जैसे पर्वत का नाम था तो क्या है, व्यक्तिवाचक। लेकिन जब पर्वत है समूची जाति का बोध करा रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, वो जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं। आपको पद परिचय में आप जातिवाचक लिखेंगे उतना ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा समझने के लिए आपको बता रही हूँ मैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, इसकी परिभाषा जान लो बच्चों। वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों या द्रव्यों का बोध करवाते हैं जिनसे वस्तुएं बनती हैं तो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, दूध, प्लास्टिक आदि। दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं तो उन्हें समूह या समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे परिवार, कक्षा, भीड़, सेना, दल आदि। तो ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। आप जातिवाचक की संज्ञा लिखेंगे पद परिचय में तो उतना उसी में आपको बच्चों अंक मिल जाएंगे। तीसरा हमारा भेद है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के स्वभाव, गुण, दोष, दशा, अवस्था और भाव आदि का पता चलता है तो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दशा, दशा मतलब क्या उसकी अवस्था है, तो बुढ़ापा है, यौवन है, लड़कपन है, बचपन। गुण या दोष, सुंदरता है, मूर्खता है, वीरता और कायरता। भाव, कैसे भाव प्रकट हो रहे हैं, प्रसन्नता, निराशा, उत्साह,
मित्रता आदि। और कार्य हंसी, थकावट, अच्छाई, सफलता आदि। तो ये इसके माध्यम से आप समझेंगे, जो मैंने आपको भी विस्तार से समझाया, कि ये भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक।